गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 227। वजीर के घर पे हमला। वजीर आदित्य को कार के बाहर हैरान खड़े हुए देख रहा था। आदित्य ने अपने कान पर से फोन अभी भी नहीं हटाया था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं रहा था। वो किसी से बात कर रहा था या फिर नहीं, ये भी वजीर को कार के अंदर से समझ नहीं आ पा रहा था। वो बस उसे नोटिस कर रहा था कि आदित्य के चेहरे पर बहुत चिंता दिख रही है और धीरे धीरे उसके माथे पर पसीना आ रहा है, जैसे उसे किसी चीज से डर लग रहा हो, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वजीर की इच्छा हो रही थी कि वो आदित्य से पूछे कि क्या हुआ है और आखिर वो क्यों इतनी चिंता में है, लेकिन वजीर को समझ आया कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है और ना ही कुछ कह पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। पर ऐसा क्यों हो रहा था, ये चीज उसे समझ नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बस आदित्य को घूर रही थीं और उसे चिंता में देखकर कहीं न कहीं वजीर को भी उसकी चिंता हो रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं आदित्य ने जब निखिल की उस बात को सुना तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बार फिर से वो दोनों मनाली तक पहुंच गए और वो बस उन्हें ढूंढता ही रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब किसी डेजा वू की तरह हो रहा है, जहां पर वो एक बार उन्हें ढूंढने निकला है और वो उसके पहले ही उसके घर पर पहुंच गए। इस बात को सोचकर उसे बहुत चिंता होने लगी कि अब वो मनाली के साथ क्या करेंगे, क्योंकि पहले भी अनुराग ने जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया था वो बहुत गलत था और इसकी वजह से ही मनाली काफी मेंटली इंपैक्ट भी हुई थी। मगर इस बार आदित्य को पता था कि उनके पास डाइवोर्स के पेपर्स हैं। अगर उन्होंने मनाली को अपने पास बुला लिया या रख लिया तो वो उसे लेकर यहाँ से गायब भी हो जाएंगे और तब भी आदित्य कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे ये बातें उसके मन में चल रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कन तेज हो रही थी और पसीना भी आ रहा था। वो कहीं पर भी देख नहीं पा रहा था और उसके दिमाग में बस इन्हीं बातों की वजह से उथल पुथल मची हुई थी। पर फिर उसने सोचा कि उसे अभी ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और आराम से चीजों को सोचना होगा। इस चीज के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और वो इस बारे में सोचने लगा। तभी उसे अचानक ख्याल आया कि अगर निखिल और अनुराग मनाली को वजीर के घर से उठाने वाले हैं तो वहां पर अमित भी है, तो वो अमित के साथ क्या करेंगे, क्योंकि अमित अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वो उन दोनों से लड़ पाए या कुछ कर पाए। निखिल ने आदित्य को 1 घंटे बाद पुराने गैरेज पर बुलाया है। इस टाइम आदित्य को पहले जाकर अमित को देखना होगा, क्योंकि अगर उसने उन दोनों में से किसी एक को भी खो दिया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। यही सोचकर उसने कार का गेट खोला और वजीर की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, वजीर जल्दी से घर चलो, हमें किसी भी हालत में घर पर पहुंचना होगा। इतना कहकर आदित्य जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठा और वजीर ने बिना कुछ पूछे ही गाड़ी चला दी। उसके मन में अभी भी ये ख्याल चल रहा था कि अचानक से आदित्य को क्या हो गया और वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके होंठ किसी भी बात को पूछने के लिए राजी नहीं हो पा रहे थे। वो बस टेढ़ी नजरों से उसे देख रहा था, जहां पर आदित्य के माथे से अभी भी पसीना गिर रहा था और वो सड़क को इस तरह से घूर रहा था जैसे उसे बहुत जल्दी में घर पहुंचना था। और उसका कारण क्या था ये वजीर को समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वजीर चुप रहा। उसे पता था कि अगर आदित्य किसी प्रॉब्लम में है और इस टाइम पर अगर वो उससे सवाल करके उसे और परेशान करेगा तो वो इरिटेट होगा और शायद फिर उन दोनों की लड़ाई भी हो सकती है। इसी बात को मन में रखकर वो बस ड्राइविंग पर फोकस करता रहा और स्पीड से चलाते हुए यही सोचने लगा कि वो दोनों जल्दी से घर पहुंच जाएं। आदित्य को जब सामने सड़क पर कार और लोग दिख रहे थे तब उसका मन यही कर रहा था कि वो जल्दी से उसके सामने से हट जाए और उसका रास्ता साफ कर दे। जिस भी रेड सिग्नल पर गाड़ी रुक रही थी वहां पर वो उसे तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहा था और ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वजीर 2 सेकंड के लिए भी गाड़ी रोके। पर फिर भी उसे पता था कि जितनी भी कोशिश कर ले वो अपने घर से बहुत दूर था और जब तक वो पहुंचेगा तब तक अनुराग और निखिल फिर मनाली को ले जा चुके होंगे। कहीं ना कहीं उसके मन में मनाली से ज्यादा अमित के लिए चिंता हो रही थी। वो अमित को अपने साथ इसलिए रख रहा था ताकि उसकी सेफ्टी का ख्याल रख सके और उसे अपने भाई के जैसा ट्रीट कर सके। पर अगर अब वो दोनों घर में घुसे होंगे और उन्होंने उसके साथ कुछ भी किया होगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। अगर वो उसे भी अपने साथ उठाकर ले गए होंगे तब आदित्य के लिए और भी समस्या हो जाएगी। पर फिर आदित्य को लगा कि शायद इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी अमित को अपने साथ ले जा चुके हैं और उसका कुछ भी फायदा नहीं निकला है, तो शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। उस टाइम एक बात यह भी थी कि उनके पास सुशील और बख्शी परिवार का सपोर्ट था, पर अब उनके पास कुछ भी नहीं था और अगर वो ऐसी इलीगल किडनैपिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी नुकसान होगा। वो मनाली को बस इसलिए चाहते थे क्योंकि उनके पास डाइवोर्स का डॉक्यूमेंट था जो इस बात की परमिशन देता था कि वो कभी भी उसे फ्री यूज कर सकते हैं। आदित्य का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था
और वो बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। थोड़ी देर में गाड़ी रुकी और उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसे समझ आया कि वो वजीर के घर के बाहर पहुंच गया है। इससे पहले कि वो या वजीर कुछ भी कहता, आदित्य जल्दी से कार में से उतरा और भागता हुआ अंदर चला गया। वजीर फिर इस चीज को देखकर हैरान था, लेकिन फिर भी उसने आदित्य को फॉलो किया। जब आदित्य अंदर गया तो सोफे पर उसे मृणाली बैठी हुई नहीं दिखी और उसे समझ आ गया कि शायद वो यहाँ नहीं है। वो फिर अपने कमरे में गया और वहां जाकर उसने हर तरफ देखा, बाथरूम में भी देखा, लेकिन वहां पर भी मृणाली नहीं थी। फिर उसने घर के सारे कमरों में देख लिया, पर उसे वो दोनों कहीं नहीं दिखे। वजीर को समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य क्या ढूंढ रहा है, पर उसने भी जब मृणाली और अमित को नहीं देखा तो उसे हल्की हिंट मिल गई थी कि क्या हो सकता है। तब आदित्य घर के आखिरी कमरे में गया, वो दोनों वहां पर भी नहीं थे। आदित्य की धड़कन तेज होने लगी। उसे लगा कि अब उसके पास फिर से चॉइस आएगी जहां पर अमित और मृणाली उसके सामने होंगे और वो गलत फैसला लेकर किसी एक की जान को मुश्किल में डाल देगा। उसके पैरों में से जैसे किसी ने पूरी ताकत ही खींच ली और वो जमीन पर नीचे गिर गया। वजीर आदित्य को ऐसे देखकर बहुत हैरान था और तब उसने देखा कि आदित्य फूट फूट कर रो रहा है, पर कुछ भी कह नहीं रहा। वो बस वहीं पर खड़ा रहा और उसे हैरानी से देखता रहा। लेकिन तभी उन्हें घर में कहीं एक रैंडम चिल्लाने की आवाज आई। आदित्य के कान खड़े हो गए और उसने उस आवाज को फॉलो किया। वो ऐसी आवाज थी जैसे कोई थाली को बजा रहा है और आदित्य भागता हुआ उस तरफ गया। जब वो हॉल से होते हुए किचन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक कोने में अमित लेटा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो अपने हाथ से थाली बजा रहा था और सिग्नल दे रहा था। तब आदित्य जल्दी से उसके पास बैठा। उसने अमित के सिर को अपनी गोद में लिया। वो आदित्य की गोद में सिर रखते ही बेहोश हो गया था और तब उसने उसे जल्दी से उठाया और ले जाकर उसे उसके कमरे में बेड पर लेटा दिया। फिर वो उसके पास बैठा और उसने पलटकर वजीर से कहा, वजीर जल्दी से एक गिलास पानी लेकर के आओ अभी। वजीर अमित को उस हालत में देखकर हैरान था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा और उसने वैसा ही किया जैसा आदित्य ने कहा। वो एक गिलास पानी लेकर आया और आदित्य ने फिर उस पानी को अमित के चेहरे पर छिड़कना शुरू किया। 2-3 बार पानी छिड़कते ही अमित ने थोड़ी मूवमेंट की और फिर उसे होश आने लगा। उसे कुछ भी प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि उसके साइड में आदित्य बैठा है और सामने वजीर खड़ा है। वो कुछ कहता इससे पहले ही आदित्य ने कहा, अमित अमित क्या हो गया भाई, तू ठीक तो है ना अमित? मैं आदित्य हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, क्या हुआ बता। आदित्य की इस चिंता भरी टोन को सुनकर वजीर पलटा और जल्दी से रुई लेकर आ गया। उसने आदित्य को रुई पकड़ाई और आदित्य अमित के मुंह से खून साफ करने लगा। उसके होंठ के वहां पर कट आ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने मारा है। जब अमित थोड़ा स्टेबल हो गया तब उसने आदित्य की तरफ देखते हुए हल्की आवाज में कहा, आदित्य आदित्य वो दोनों फिर से आए थे, वो मृणाली को ले गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे जब मृणाली की आवाज आई तो मैं बाहर निकला और शायद उन्हें पता था कि मैं बहुत कमजोर हूं, इसलिए मेरे जाते ही उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मैं एक पल के लिए भी नहीं लड़ पाया। आई एम सॉरी आदित्य। वो मेरे सामने ही उसे ले गए। वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, पर उन्होंने एक पल के लिए भी उस पर रहम नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ करता, निखिल ने अपने अंगूठी वाले हाथ से मेरे मुंह पर जोर से मारा, जिसकी वजह से मैं बेहोश भी हो गया और उसकी अंगूठी का कट मेरे होठों पर लग गया। आई एम सॉरी आदित्य, मैं उसे बचा नहीं पाया। इतनी बात कहकर अमित रोने लगा। तब वजीर को समझ आ गया कि ये किससे रिलेटेड है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है। उसे भी अब गुस्सा आने लगा और वो बस इस चीज का इंतजार करने लगा कि अब आदित्य क्या फैसला सुनाएगा। वहीं आदित्य का खून अब खौल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका हर एक बॉडी ऑर्गन गुस्से में लाल हो रहा है और उसकी आंखों में बस अनुराग और निखिल का चेहरा ही घूम रहा था। वो बस उनसे बदला लेना चाहता था और उन्हें मार डालना चाहता था। उसे उनकी मौत से मतलब था और वो बस उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहता था। उसके मन में जैसे एक भूत सवार हो गया था कि आज चाहे कुछ भी हो, उसे मृणाली को भी बचाना है और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। Thanks for hearing. आज एक एपिसोड है, कल बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड